स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर आई संयुक्त संसदीय कमेटी के रिपोर्ट की। 2013 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए थे। संशोधन के बाद मिले इन असीमित अधिकारों ने बोर्ड को हिंदुस्तान पर कब्जा करने का मानो अधिकार दे दिया। वो किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति को वक्फ की जमीन जो है वो घोषित कर सकते थे। जिस किसी भी जमीन पर वह हाथ रख दे वह जमीन वक्फ की हो जाती थी और इस ड्रैकोनियन कानून की सुनवाई भी किसी अदालत में नहीं हो सकती थी, बल्कि यह केवल और केवल वक्फ बोर्ड में ही इसकी सुनवाई हो सकती थी। यदि संपत्ति के मालिक को आपत्ति हो तो वह उसे बोर्ड के सामने ही उठा सकती है। कोर्ट या जिलाधिकारी के हाथ भी इस संशोधन ने बांध दिए थे। इतना ही नहीं, यदि वक्फ किसी जमीन को अपनी जमीन बताता है और आपत्ति के बाद यदि उसका सर्वे कराने की स्थिति आती है तो सर्वे का खर्चा भी सरकार वहन करेगी। वक्फ बोर्ड उसमें कुछ भी नहीं देगी। वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य भी नहीं होगा, लेकिन वह गैर मुस्लिमों की संपत्ति को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। 2013 के वक्फ एक्ट में हुए संशोधन से जो अधिकार वक्फ बोर्ड को मिले थे वो आज तक कायम है। इसी अधिकार के बाद गांव के गांव, टीले के टीले पर वक्फ का कब्जा होता चला गया। वक्फ बोर्ड का दावा देश की संसद और पूरी दिल्ली पर भी है। बोर्ड के मुताबिक दिल्ली पहले दारुल सलाफा थी, मतलब दिल्ली के सुल्तान की संपत्ति थी और इस आधार पर केवल दिल्ली का संसद भवन ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। विपक्ष इस दमनकारी मुस्लिम परस्त वक्फ कानून में किसी भी तरीके का बदलाव का विरोध कर रहा है। जेपीसी में शामिल विपक्ष के 11 सदस्यों ने, जिसमें कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद, टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी, सीपीआई नेता डी राजा और एआईएम के नेता ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। नए संशोधन के प्रस्ताव को मुस्लिमों के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया जा रहा है। ओवैसी तो हड़पी गई वक्फ जमीन को भी मुसलमान की इबादत का हिस्सा बता रहे हैं। इस दमनकारी कानून का राष्ट्रव्यापी विरोध होने के बाद ही सरकार ने इसमें फिर से संशोधन करने के लिए बिल संसद में पेश किया और फिर संशोधन पर आम सहमति बनाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास इसे भेज दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल इस जेपीसी के अध्यक्ष हैं और आज 655 पेज की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को सौंप दी गई है। संसद के बजट सत्र में इसे टेबल भी कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और वक्फ का यह दमनकारी कानून खत्म हो जाएगा। साथ में दिल में पाकिस्तान पालने वालों को हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का सपना भी टूट जाएगा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि वक्फ संशोधन कानून से, दमनकारी संशोधन से क्या कभी छुटकारा मिल पाएगा? क्या वक्फ संशोधन कानून 2013 से हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी थी? क्या विपक्ष वक्फ कानून में हो रहे संशोधन का विरोध सड़कों पर भी करने की तैयारी में है? क्या सीएए का विरोध करने वाली गैंग वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए फिर से सक्रिय हो रही है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, उनको पहले देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जेपीसी की परंपरा है, हम सरकार को नहीं बल्कि लोकसभा स्पीकर को सबमिट करते हैं। आज अध्यक्ष जी के साथ हम सभी ने जाकर के स्पीकर महोदय को पूरी रिपोर्ट 600 पेजों की रिपोर्ट दे दिया। बैठक में मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। वक्फ बोर्ड के इस नए प्रस्तावित बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेगुलर कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्य भी जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया था।
तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। वहीं 24 जनवरी को दिल्ली में हुई बैठक में विपक्षी हंगामे के बाद समिति ने कल्याण बनर्जी और ओवैसी Detailed discussions and deliberations were held by the JPC regarding the amendments to the Waqf Act. For a very long time, Waqf properties were mismanaged. There was opaqueness in the management of the Waqf properties. Many people who were in charge of management of the Waqf properties had themselves swindled and encroached the Waqf properties. This report, the observation and recommendation of the committee are wholly perverse. Perverse why? Number one, statements of the witnesses have not been taken into consideration. What we have said during the course of the deliberation, that have not been taken into consideration. तो वक्फ का जो प्रस्तावित संशोधन बिल है वो पास होने की आखिरी कगार पे है। आखिरी वक्त केवल अभी रिपोर्ट पेश कर दिया गया है, टेबल भी कर दिया जाएगा। 1 फरवरी से जो बजट सत्र जो है शुरू हो रहा है उसमें वो पास भी कर दिया जाएगा और विपक्ष की बौखलाहट जो है वो बढ़ना स्वाभाविक है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इस बार मैं जो विपक्ष के जो यहाँ पर नेता बैठे हैं मैं उन्हीं के साथ करना चाहूँगा। और समाजवादी पार्टी के हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, विदु जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, विदु रावल जी हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, हमारे साथ डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी। उनसे भी हम विशेषज्ञों की राय की तरह जो है उनसे हम राय भी लेकर शुरुआत पे अशोक यादव जी आपसे करना चाहूँगा कि विरोध क्यों वक्फ जो संशोधन अभी प्रस्तावित है, जो हालांकि बिल्कुल रिपोर्ट तैयार है, जो 13 में जो संशोधन किए गए थे, 13 में संशोधन करके एक असीमित अधिकार दे दिया गया था, सबको पता है। क्या उन असीमित अधिकारों को हटाया नहीं जाना चाहिए थे? क्या वक्फ के ज़रिए ज़मीन की लूट नहीं की जा रही थी? क्या वक्फ के ज़रिए नाजायज़ तरीके से किसी भी गांव को, टीले को, घर को, ज़मीन को, संसद भवन तक को जो है अपना घोषित कर दिया जा रहा था? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के कानून को ख़त्म होना चाहिए? और इसका जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं वो क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है आपका? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले मैं महाकुंभ में हमारे मारे गए पुण्य आत्माओं श्रद्धालुओं को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और देश के सामने सनातन का व्यापार करने वाली योगी सरकार जैसे बेनकाब हुई है उस सरकार को कोसते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आपने बात चर्चा की शुरुआत वक्फ बोर्ड से शुरू किया है। हालांकि इसके लिए कल मैंने समय दिया था आपको, आज सोच करके आए हैं जी कि आज कोसेंगे। जी जिस मुद्दे पे बात करें उसी पे करना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, देखिए वक्फ बोर्ड को भाजपा की सरकारें लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया गैंग है, जबकि भूमाफिया गैंग को अगर देखना हो तो आप अयोध्या में माझा जमथरा गांव जहां पे सेना की जमीनों को कब्जा लिया गया अडानी के द्वारा और कई और भाजपा के लोगों के द्वारा, ऐसे न जाने दर्जनों उदाहरण है जहां पे भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने भूमाफिया गैंग की तरह जमीनों को लूटने का काम किया। रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है मुकेश जी। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, एक गवर्नमेंट बॉडी है। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। तो अगर वक्फ बोर्ड कोई गलत काम कर रहा है, वक्फ बोर्ड अगर जमीनों को के ऊपर कब्जा कर रहा है अवैध रूप से, तो इस सरकार इसके लिए जिम्मेदार है ना। आप अगर केंद्र सरकार इसकी मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आती है तो पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। तो इसका मतलब केंद्र सरकार भी उन जमीनों की लूट में और अनियमितता में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार भी और 2013 में जो जिसकी सरकार थी वो सरकार जिम्मेदार थी। तो अब जो है सरकार जागी है तो वो चीजें जो गलत किया गया था उसको दुरुस्त कर रही है, तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा भाई? आप ही की बात तो की जा रही है ना, जो आप चाह रहे थे वही हो रहा है, तो फिर विरोध क्यों है? देखिए मुकेश जी, विरोध का कारण ये है कि एक स्ट्रेटजी के तहत योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो चाहे भाजपा की अन्य सरकारें हैं, एक स्ट्रेटजी के तहत एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करती हैं ताकि जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी है इसको पोलराइज किया जा सके। ये पूरा देश का बच्चा जानता है और इसी के आड़ में ये तो पहली बार ये मैं कोशिश है 2014 के बाद से सुना जो मेजोरिटी को जो है पोलराइज किया जा रहा है। पहले तो लोग माइनॉरिटी को करते थे पोलराइज, तो वो सुनते अब जो है 2014 के बाद मैं सुन रहा हूँ कि जो
मेजोरिटी में है उसको पोलराइज किया जा रहा है। ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी बात है। मुमताज़ रिजवी जी हमारे साथ हैं। मैं एक बार आपसे, मुमताज़ आलम रिजवी जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अपनी राय रखें इसमें, आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है, या आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँ, मैं नहीं जानता आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको लगता है ये प्रस्तावित संशोधन जो है पास करवाने में सबको मिलजुल करके आगे आना चाहिए और सर्वसम्मति से पास करवाना चाहिए? नहीं, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और सबकी खिदमत में मैं आदाब पेश कर रहा हूँ, और मैं भी खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ जो हमारे श्रद्धालु महाकुंभ में जिस तरीके से उनकी जाने गई हैं, क्योंकि मैं खुद वहीं का रहने वाला हूँ, मुझे बहुत सदमा भी है। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। देखिए, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, वक्फ बोर्ड सब हड़प लिया, कहाँ हड़प लिया, कहाँ पे ले लिया। और जो इतने लाख किताब डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है। हाँ, आपको पता है मुसलमान यहाँ पे 25 करोड़ हैं, 25 करोड़ में मस्जिदें भी हैं। जो आपने 9 लाख जमीन एकड़ की बात की है, उसमें मस्जिद है। ठीक है, आप पूरे मुल्क में कितनी मस्जिदें आप जाकर के देख लीजिए। उसके बाद उसमें कब्रिस्तान भी शामिल है। हाँ, क्या मुसलमानों को कब्रिस्तान नहीं चाहिए? उसके बाद उसमें दरगाहें शामिल है, उसमें खानकाहें शामिल है, उसमें इमाम बाड़े जो बनाए जाते हैं वो शामिल है, उसमें करबलाएं शामिल है। इन तमाम जो है इनको देख लीजिए तो आपको अंदाजा होगा। बताइए, इतना चीज आपने बता दिया। फतवा जो है पटना में, एक पूरा गांव कोई मस्जिद नहीं है वहां पे, लेकिन पूरे गांव को आपने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी, उसका जिक्र नहीं किया आपने। तमिलनाडु के एक गांव को आपने पूरा वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। घोषित कर दिया, और घोषित करने से भाई दावा कर दिया ना, इंटेंशन तो आपका वही है ना, मिलेगा तो नहीं आपको, बात तो सब मिलने, अभी तो मिलने नहीं जा रहा है आपको, लेकिन दावा तो कर दिया ना आपने। इंटेंशन तो आपका वही था ना, इंटेंशन तो वही था ना, मिलेगा कहां से सर? देखिए ऐसा है, हाँ, देखिए सुन लीजिए, पहले आपको शायद इल्म नहीं है, पहले पूरे पूरे गांव लोगों को दे दिए जाते थे, पूरे पूरे मिल्कियत जो है दे दी जाती थी, और उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। अच्छा, गांव दे दिया जाता था। आप जाकर के पता कर लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। अच्छा, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ सर, हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ। नहीं, कहीं नहीं, मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और पेपर दिखाना पड़ेगा। अगर वैसे मुंह से दिया ना तो नहीं माना, पेपर तो दिखाना होगा भाई साहब। आप लोग पेपर दिखाने से क्यों भागते हैं सब चीज में? पेपर दिखाने में क्यों दिक्कत है? कोई पेपर दिखाने से नहीं भाग रहा है, कोई पेपर दिखाने से नहीं भाग रहा है। सारे पेपर दिखाए जाएंगे, सारी लॉजिकल जो है वो पेश की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, साहित्य अकेडमी जो बनी है, जाके पता कर लीजिएगा, दस्तावेज पढ़ लीजिएगा। ये जो दिल्ली में साहित्य अकेडमी बनी है, हाँ, ये फिरोज शाही मस्जिद पर बनी है, पता कर लीजिए। आप तो पूरी दिल्ली को ही अपना कह रहे हैं वक्फ बोर्ड, तो आप तो फिरोज शाही मस्जिद तोड़ करके बनाई गई है भाई। आप तो पूरी दिल्ली को कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति है, वो तो छोड़ दीजिए आप। अरे वो साहित्य भवन छोड़ दीजिए ना, आप तो संसद भवन को भी बोल रहे हैं, आप तो इंडिया गेट को कह रहे हैं, आप तो पूरी दिल्ली को कह रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे सुन तो लीजिए, 123 प्रॉपर्टी पर 1984 से मुकदमा चल रहा है। जो आप कह रहे हो ना कि घोषित कर देते हैं, आज तक वो जमीन मिली नहीं है। और तो सरकार ने वापस ले लिया भाई, कांग्रेस ने तो दे ही दिया था आपको, कांग्रेस ने तो दे ही दिया था 2013 में। अरे दे देने से क्या होता है, ऐसे ही नहीं दिया। 84 तक वो मुकदमा चल रहा है, और 84 से आपकी सरकार नहीं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की सरकार है। इसलिए देखिए ऐसा है, ये जो आप ये दिखाना चाहते हो ना कि मैं मुसलमानों से लेकर के हिंदुओं को दे रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदुओं को नहीं दे रहा है, क्योंकि आप हिंदुओं की जमीन जो लेंगे तो हिंदुओं को मिलेगा। आपने मुसलमानों के भी बहुत सारे जमीन आपने कब्जाए हैं, वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के भी बहुत सारे नाजायज जमीन कब्जाए हैं। जिनका जमीन है, जिनके पास पेपर है, उनको जमीन मिलेगी। को दे देंगे। अरे भाई, जिनके पास पेपर होगा उनको मिलेगी ना, हर जगह अडानी को दे देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और वहां तिजारत होगी, वहां इबादत नहीं होगी, वहां तिजारत होगी। काशी कॉरिडोर में आपने 3 तो मंदिर तोड़ दिए, और आपकी उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको बहुत लोग चिंता करने वाले, उसकी चिंता बहुत लोग कर रहे हैं। आप जो है ना वक्फ की चिंता कीजिए, आप वक्फ की चिंता कीजिए, अभी उसके लिए बहुत लोग हैं। आशीष मिश्रा जी के पास, आशीष अरे हम भारतीय हैं। हाँ ठीक है, आपकी चिंता मैं समझ गया, आपकी चिंता मैं समझ रहा हूँ, बड़ा गंभीरता से समझ रहा हूँ आपकी चिंता। ठीक है, आप अभी वक्फ की चिंता कीजिए, इसका वो जा करके तज्जिया करें, उस पर गौर करें। ठीक है, मैं आऊंगा, वापस भी आऊंगा। अभी तो मधु जी का और विदु जी का बोलना बाकी है। आशीष मिश्रा जी, मैं चाहूंगा एक बार मैं आपसे, आप भी अपनी राय रखें कि आप लोग इसका प्रस्ताव का
जो 2013 के जो संशोधन थे उसको हटाने के लिए जो नया संशोधन बिल आया है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? आशीष। मुकेश भाई मुझे नहीं पता कि आप किस माध्यम से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आपने कहाँ देखा विरोध करते? नहीं, आपके जो सदस्य है वो जो मीटिंग में कह रहे थे, आपके कोई बाहर में आके बयान थोड़ी दिया, आपके जो सदस्य थे वो बाहर में वो मीटिंग के भीतर में कह रहे थे। हाँ, इमरान साहब है ना आपके सदस्य उसमें, इमरान साहब राज्यसभा के सांसद। मीटिंग चली उसके बारे में आप लोगों को सूचना हो गई। अभी मेरे से पहले जो वक्ता कह रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि सदियों पुराने वर्षों वर्ष से जो सनातनी मंदिर थे लगभग 300 से अधिक, अभी आपने कहा ना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो मैं चिंता कर लेता हूं उसकी। वहां पे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनाने में सदियों पुराने जिसमें लोगों की आस्था थी। भाई साहब इस पे हमने ये इतिहास की बात हो गई। आप वर्तमान में आइए ना, अभी वक्त कीजिए, हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं उस पे कीजिए ना। समय जिसके लिए अलॉटेड है ना उस पे चर्चा कर लेंगे। बहुत सारी बातें हमने कर। सुन तो लीजिए मुकेश भाई, आज के दिन में एक युवा जब नौकरी मांगने के लिए जाता है या करने के लिए जाता है तो उससे उसके दस्तावेज मांगे जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय से लगातार उनके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि आप अपना मार्कशीट दिखा दीजिए। आज तक उन्होंने मार्कशीट नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन, किसी डिग्री की जरूरत प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं होती, और इस पे भी चर्चा हो चुकी है। अब आप लोगों को जो चीज जिसपे जवाब नहीं है, आपको सीधा बोलिए जवाब नहीं है मेरे पास। आप अरे पूछ रहे हैं, आप बता रहे इमली, आप अरे जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए ना। नहीं बता रहा हूँ ना, क्यों मोदी जी का नाम लेते ही मिर्ची लग गई? या मिर्ची क्यों लगेगी भाई? मैं तो बड़ा सब गौरवान्वित महसूस करता हूँ। कोई तो ले रहा मोदी जी, अरे मोदी जी का नाम क्यों ना ले भाई, क्यों नहीं ले मोदी जी का नाम? आपको भी लेना चाहिए। दिखाने की बात आई, आपने कहा निश्चित तौर पर जो भी अतिक्रमण की गई जमीन है उसको सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जिस जमीन के कागजात आपके पास हैं वो जमीन वक्फ के पास अगर कागजात है वो जमीन होगी, उसे कागजात नहीं है तो वो नहीं कि भाई हमने बोल दिया यहाँ कभी इस्लाम कभी यूज, यहाँ कभी तजिया रखी जाती थी, वो पूरी जमीन आपकी होगी, वैसा नहीं होगा। 1971 में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद 24 लाख करोड़ रुपए जो व्यापारियों को व्यापार करने के लिए दिए गए, उनका क्या हुआ? इन्होंने बहुत अच्छा बताया। एनसीएलटी का माध्यम, एनसीएलटी में जिन कंपनियों को डाला गया, एनसीएलटी में कंपनियों को, सर आप जो है आपको लगता है वक्फ में लगता है पढ़ के नहीं आए, आप लगता है अब वक्फ के बारे में, सर संशोधन के बारे में पता है क्या? नहीं तो वो उसी पे बात कीजिए ना, आप उसी पे बात कीजिए ना। वो होता है ना, अब नहीं आपने जो पढ़ के आप आए हैं वही थोड़ी बताइएगा, जो पूछा जा रहा है वो बताइए। से भी मैंने मांग की। ठीक है आशीष जी, मैं आऊंगा, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट, विदु जी के पास जा रहा हूँ, पढ़ लीजिए आप। क्या बात है सर? ठीक है पढ़ लीजिए एक बार, क्या है संशोधन, प्रस्तावित संशोधन क्या है, 2013 का संशोधन क्या है, पढ़िए। मैं विदु जी के पास जा रहा हूँ। विदु जी क्या कहेंगे? आप कुछ बोलना भी चाह रहे तो सवाल आप सुन ही रहे। पढ़ने की कोई बात ही नहीं होती है। नहीं भाई, पढ़ने की बात होती है सर। आप अगर राष्ट्रीय चैनल में बैठते हैं ना तो आपको पढ़ के बैठना चाहिए, पढ़ के बैठना चाहिए। जी विदु जी। मुकेश जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं और जो दर्शक हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, एक बहुत गैर जरूरी, गैर संवैधानिक और एक तरफा एक मजहबी कानून जो था, जो कि इस देश के सेकुलर फैब्रिक, पंथ निरपेक्षता पर सीधी चोट थी, उस पर जो है एक संशोधन प्रस्तावित हुआ है। मुझे लगता है क्रॉस पार्टी लाइन इसका स्वागत होना चाहिए। खैर, स्वागत तो नहीं कर पा रहे लेकिन विरोध भी नहीं कर पा रहे। पहले 20 मिनट की डिबेट में हमने देख लिया कि कोई तर्क नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल कुतर्क कर रहे हैं, लगातार कुतर्क कर रहे हैं। किस प्रकार के कुतर्क? कौवा कान ले गया। अरे कौवा कान कहां लेकर गया? कान तो सिर के बगल में लगे हुए हैं, हाथ लगाकर देखो, कौवा कान नहीं लेकर गया। और ये तो सीए के दौरान भी हम कहते थे कौवा कान नहीं लेकर गया। आपका कोई लेना देना नहीं है। विदेशी लोगों को, विदेशी जो पीड़ित लोग हैं उनको भारत की नागरिकता को सुलभ करवाने का एक प्रोसेस था, उसमें कौवा कान नहीं लेकर गया था। आपको कौवा कान बार बार क्यों ले जाता है और वापस आकर लगा भी जाता है, अगले दिन फिर ले जाता है? इस प्रकार की बात है। फिर ये कहा कि भाई ये दलितों की बात भी करते हैं, अब तक किसान चिंतक भी ये बने रहे। तो कर्नाटक में 1250 एकड़ किसानों की भूमि वक्फ हथियाने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर दलितों का पूरा गांव जो है वो वक्फ हथियाने की कोशिश कर रहा है। किस प्रकार से बिहार में और तमिलनाडु में पिछड़ों की जो जमीन थी उस पर वक्फ ने अपना जो है दावा पेश कर दिया। किस प्रकार से इन लोगों का प्रेसिडेंस भी, ये पार्टियां जो हैं
अपने आप को सेकुलर कहकर हिंदुस्तान में राजनीति करने वाली ये जो शर्म निरपेक्ष पार्टियां हैं, इनका सारा का सारा एक प्रेसिडेंस है, वो क्लियर है। उसमें दलित नहीं आता, उसमें पिछड़ा नहीं आता, उसमें किसान नहीं आता। जब सबसे पहले कोई मजहबी आ जाता है, उसके बाद दलित भी हट जाएगा, किसान भी हट जाएगा। किसान आड़े नहीं आता, केवल अपना मजहबी करना। बीच में नहीं बोलना आप। मुमताज जी मैं आ जाऊंगा मुमताज जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, मैं आऊंगा मुमताज जी, प्लीज बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए मुमताज जी, प्लीज समय मत नष्ट करो जी। आपके नाम के आगे स्कॉलर लिखा हुआ है चैनल ने, बिहेव लाइक अ स्कॉलर, पहले भी ये बताओ, बिहेव लाइक अ स्कॉलर। आप मुमताज रिजवी, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज जी। विदु जी खत्म कीजिए बात। इस तरह की आप बातें करेंगे। आशीष जी प्लीज। आशीष जी वो चुप हुए, आपके गठबंधन के साथी हैं क्या? वो चुप हुए, आप बोलने लग गए। देखिए इन्होंने भी बताया, महबूबा मुफ्ती कौन है? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आशीष जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। आशीष जी समय पढ़ लो कागज जी, आएंगे आपके पास। मेरा समय मुझे दिया गया, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, आपको मेरे बीच में नहीं बोलना। जी बात शुरू कीजिए विदु जी। कायदे से चलना नहीं, विदु जी कायदे से रहोगे तो फायदे से रहोगे। विदु जी प्लीज, विदु जी बात पूरी कीजिए, समय निकल रहा है जी। और किसके नाम के आगे क्या लगा, किसके नाम क्या लगा, उसका सर्टिफाई आपसे नहीं मत करो भाई रुक जाओ। आशीष जी प्लीज। आपने तो, अरे आप लोग फिर आपसी बात करने का, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। विदु जी बात पूरी कीजिए, मुझे और भी समय है। मुझे ये डिस्टर्बेंस देखिए हम इस बीच में आप लोग बहस करते रहे और ब्रेक के लिए इशारा किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो विदु जी अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद मधु जी के पास जाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन जो है कागजात अब दिखानी पड़ेगी, प्रस्तावित जो संशोधन है उसमें ये सारी चीजें सामने आ रही। विदु जी हमारे साथ बोल रहे थे, विदु जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें तो फिर मैं मधु मुकुल जी के पास जाऊं। भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, और विभाजन में हमने जितनी ये कह रहे हैं ये बादशाह इलाही और दिल्ली की सल्तनत वालों को जमीन हमने दे दी थी। हमने 8,82,363 किलोमीटर, जिसको एकड़ में कन्वर्ट करें तो 21,80,36,645 जो एक हैं, हमने दे दिए थे भाई, अच्छे से दे दिए थे और लेकर चले गए थे। भारत का विभाजन कर दिया था, उसके बाद किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी सल्तनत और इलाही वाले लोगों के लिए। हमने हर तरीके से बात की थी और इस प्रकार की चर्चा जो है, जब देश के संविधान निर्माताओं ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान जो है वो पंथ निरपेक्ष बनाया, उस समय इस पर चर्चा हुई थी कि क्या मजहबी इस गतिविधियों के लिए कोई अलग से जमीन अलॉट की जाए। तो उसमें विशेष रूप से मना किया गया था, क्योंकि इस देश की मूल आत्मा पंथ निरपेक्षता रखी गई थी। इसको हिंदू राष्ट्र उस समय नहीं घोषित किया गया था, तो उस समय बात रखी गई थी कि नहीं, आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया था कि सरकार के बनाए हर कानून की समीक्षा और सरकार के बनाए हर काम की समीक्षा जो है वो देश के कोर्ट्स करेंगे। जब आपने इस प्रकार का एक गैर संवैधानिक एक ढांचा खड़ा कर दिया, जिसमें आपने ये आम नागरिक से यह भी अधिकार छीन लिया कि वक्फ जहां पर उंगली लगाए वो जमीन वक्फ की, उसके खिलाफ आप कोर्ट में भी जाकर खड़े, कोर्ट में नहीं, बिल्कुल कोर्ट भी आपकी नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। अब कोर्ट की बात हो रही है तो मधु मुकुल जी के पास। सर समय की कमी है, 30 मिनट हो गया, मैं मधु जी के पास जाऊंगा एक बार। मधु जी ले दे करके सारी चीजें अब जो है अब कोर्ट में, अब जो वक्त में कोई अगर दावा करेगा तो कोर्ट में जाएगा मामला। क्या ये इतना आसान है जितना संशोधन? हालांकि जो संशोधन में ये भी कहा गया कि पहले जो है मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट जो है अपने आगे भी कर सकता है, कोई और भी जो सीनियर अधिकारी है कमिश्नर रैंक के, उनके पास भी ये मामला जा सकता है और उसके बाद भी ये कोर्ट में जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस संशोधन के बाद से, जो प्रस्तावित संशोधन, उसके बाद से चीज़ें सामान्य हो जाएंगी? जो ज़मीनें वक्फ ने ली है, हड़पी हुई है, वो ज़मीनें वापस उन्हें मिल जाएंगी जिनसे हड़पी गई है? मुकेश जी, सबसे पहले मैं 2 विषय रखूंगा। एक तो मेरी संवेदना उन मासूम लोगों को जो षड्यंत्र के शिकार हुए और जो महाकुंभ में मारे, उनके आत्माओं को शांति और श्रद्धांजलि। दूसरी बात, मैं अनुरोध करूंगा कि जब मैं बोलूं तो बीच में कोई भी अननेसेसरली इंटरवेंट ना करे, क्योंकि सबको मिर्ची लग सकती है जितने लोग यहाँ बैठे हैं। तीसरी बात, सबसे पहले जो हमसे पहले वक्ताओं ने बात की, जरा मैं उनका जवाब देकर फिर आपके प्रश्नों पर आऊंगा। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी ने
अंग्रेजों की बातों को करने के लिए की, और कांग्रेस ने शुरू से लेकर ऐसे संशोधन किए जिससे सनातन जो है बर्बाद हो। और नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं सनातन को इस देश से खत्म कर दूंगा। तो कांग्रेस की बात छोड़िए, अब बात आती है सपा की। सपा तो पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी रही है, और उसने, आपको याद होगा, संभल दंगे में मुख्यमंत्री सपा के जो नेताजी थे उन्होंने विड्रा किया था। बीच में ना बोले प्लीज। आशीष जी, मैं आ जाऊंगा, आपको दूंगा मैं समय, दूंगा समय, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अरे मैं, आप नोट कर लीजिए ना, बीच में नहीं होता हमारे यहाँ आशीष जी, बीच में हम नहीं किसी को बोलने देते, प्लीज आप नोट कर लीजिए, मैं आ जाऊंगा। आपको चैलेंज करता हूँ, सामने आ जाइए। आप नोट कर लीजिए, मैं आ जाऊंगा। रेफरेंस बताइए ना, किस बुक से? ठीक है, मैं बता दूंगा रेफरेंस, मधु जी को बता देंगे आपको। जी मधु जी बताइए। मधु जी को कुछ पता ही नहीं है, क्या बताएंगे? चलिए ठीक है। अच्छा, मूर्खों को अरे ठीक है भाई, बीच में मत बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ आशीष जी। व्हाट इज नॉनसेंस? भाई आवाज म्यूट कीजिए इनका। चलिए बोलिए मधु जी। अब बात है कि लड़कों से गलती हो जाती है, हिंदुओं को खत्म कर देंगे, सब चीजें होती रही, 30 को मरवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रश्न आता है वक्फ का। कांग्रेस ने इस वक्फ एक्ट को ही 1955 में केवल लाई, केवल हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए। आप नोट करें, 1400 साल पुराना मंदिर, जब इस दुनिया में इस्लाम था ही नहीं, वो भी वक्फ है तमिलनाडु में, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो वक्फ की जो ज्यादती थी, डिस्क्रिमिनेशन था, एक ढंग से तानाशाही थी, जिसमें कहीं, जबकि अभी एक हमारे वक्ता कह रहे थे कि संपूर्ण भारत में कोई भी चीज है तो उसकी समीक्षा न्यायालय कर सकता है, उसके विषय में न्यायालय में चैलेंज कर सकते थे, लेकिन वक्फ में ऐसा नहीं था नियम। वो वक्फ भी सब कुछ करेगा, वही सब कुछ था। तो उसको हटाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए कुछ संशोधन लाए गए। आप जानते होंगे कि मेरे विचार से तो ये जो संशोधन की बजाय विड्रा करना था, लेकिन चलिए संशोधन में है क्या, जो लोग चिल्ला रहे हैं उनको समझना होगा। एक तो वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है, यह उनका उद्देश्य है। दूसरा, विधेयक का मकसद जो है वक्फ संपत्तियों के विवादों को सुलझाना है। कारण क्या था कि ये इतने सारे लिटिगेशंस थे, जो वक्फ उस पर कब्जा किए बैठा था, उसका प्रॉपर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो उसको लेना था। दूसरा क्या था कि इसके कामकाज में भी बदलाव लाना था। तीसरा क्या था, ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहो दावा कर दो, आपको पेपर दिखाना पड़ेगा, उसका आपको एक रीजन देना होगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी है तो कैसे है। ऐसे नहीं कि आपने दाढ़ी हिला दी, पूरा भारत आपका है, कल को कह दो पूरा समुद्र आपका है, तो ऐसे नहीं। आपको एक रीजन देना पड़ेगा, आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है तो कैसे है और क्यों है, बिल्कुल उसका लाना। तीसरा, हम आते हैं आपके प्रश्न पर। देखिए, निसंदेह अगर ये संशोधन लागू होता है तो बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं खत्म होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, और बहुत सारे जो मुस्लिम महिलाएं हैं, देखिए इसमें क्या है कि कुछ लोग वक्फ बोर्ड के माध्यम से कुछ लोग कब्जा किए बैठे हैं, बिल्कुल, कुछ लोग प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, कुछ लोग अमानतुल्लाह आप जानते ही हैं, बहुत सारी चीजें आई, डिस्प्यूट आया। तो उन डिस्प्यूटों को खत्म करने के लिए रियल लोगों को, जो वास्तव में वक्फ के माध्यम से, जिनको थोड़ा चैरिटी चाहिए, मैं यूज कर रहा हूं, चैरिटी हो सकता है हिंदी में कुछ कहते हो, तो उनका एक वेलफेयर करना होगा। उस वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें लाई गई। अब हमारे बहुत सारे मित्र वक्फ एक्ट को पढ़े नहीं, वक्फ के संशोधन को नहीं पढ़े। वक्फ एक्ट आया क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन है क्यों, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है या नहीं। आपको याद होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में इसमें रोक लगा दी थी। आपको ये याद होगा कि ताजमहल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा कि यह मानना बड़ा मुश्किल है कि ताजमहल भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये सर्वोच्च न्यायालय के शब्द हैं। अब मेरे ये बंधु लोग सर्वोच्च न्यायालय की बातों को न ध्यान देंगे, न किसी न्यायाधीश की बातों को ध्यान देंगे। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सब तो बोल रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। ताजमहल को तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट भी बोल रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो वही तो विषय है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो कांग्रेस लाई, तो कांग्रेस तो उसका पक्ष लेगी। और समाजवादी पार्टी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो केवल और केवल एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बर्बाद कर देना चाहते हैं।
और आपको याद होगा आतंकवादियों से विड्रा कर रहे थे भाई, उसको आजीवन कारावास। ठीक है सर। तो ऐसी डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी जी, ठीक है, मुमताज आलम रिजवी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे। रिजवी जी के पास आते हैं। रिजवी जी अब बोलिए, अब आपके पास पूरा समय मैं दे रहा हूँ। जी देखिए, त्रिपाठी जी ने जो बात कही, मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो जरा कानूनी बात करेंगे और ये इधर उधर की उड़ाई ढकाई नहीं मारेंगे, लेकिन इन्होंने वही किया और इन्हीं अपने ही बातों में फंस गए। अभी इन्होंने ताजमहल का हवाला दिया। इन्होंने अभी पहले क्या कहा कि जो ट्रिब्यूनल है या वक्फ का जो कानून अब तक था वो कहीं फिर सुनवाई होती ही नहीं थी। तो ये बताइए फिर सुनवाई कैसे हो गई सुप्रीम कोर्ट में, कैसे हो गई? मैं बताता हूँ, नियम है ना, पहले जो है पहला जो है बोर्ड सुनेगा, बोर्ड के फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। हाँ, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि और कहीं सुनवाई नहीं हो सकती? क्यों बार बार ये झूठ फैलाया जा रहा है? 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली की है, कहाँ मुकदमा चल रहा है ना, बताइए कितने लोग जाते हैं सर? ट्रिब्यूनल में चला। अरे ताजमहल जो है एएसआई के अंदर में है, तो सरकार चली गई, किसी व्यक्ति को आप लोग जाने कहाँ देते हैं? आप तो ये कह रहे हो कि कहीं भी अगर ये कह दे, हाथ रख दे तो कहीं सुनवाई नहीं। यही तो प्रोपगंडा फैला रहे हो, झूठ। ये झूठ है। 123 प्रॉपर्टी जो दिल्ली की, कहाँ मुकदमा चल रहा है बताइए? जो एक चीज बताइए, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में जो कानून है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में आपके प्रॉपर्टी के साथ कोई डिस्प्यूट हो, नहीं आप जो कह सुन तो लीजिए, आपके प्रॉपर्टी के साथ अगर डिस्प्यूट हो, शरीयत की तरफ से बनाया गया, मौलवी सुनता है क्या उसको? नहीं सुनता मौलवी, उसको मौलवी नहीं सुनता। इनको बताइए, समझ गए। इसलिए और आ जाइए, देखिए आप ये कह रहे हो कि इसको खत्म ही कर देना चाहिए है? और आप कह रहे हो सब लेना चाहते। अरे भाई क्यों झूठ फैले? मुगलों के दौर में तो सब लिया नहीं, मुगलों के दौर में तो सब कुछ ठीक था, मोदी जी के दौर में सब कब्जा होने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों को 13 से लेकर के 24 तक उत्तर प्रदेश से वक्फ की प्रॉपर्टी 3 गुना हो गई, और केवल उत्तर प्रदेश में 3 गुना हो गई प्रॉपर्टी आपकी। ये ठगने का काम कर रही है, ठग सरकार है, ठग सरकार है। और मुसलमानों को सामने रख करके ये तमाम प्रॉपर्टी जो है अडानी को देने का काम कर रही है। मैं आऊंगा विदु जी, आ रहा हूं विदु जी, आप बेचने का काम कर रही है सरकार, ठीक है, पूरे भारत को। ठीक है, और ये लोग उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा, पहले विदु जी के पास आ रहा हूं, पहले विदु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मधु जी मैं आऊंगा। जी विदु जी, कितनी अजीब बात अभी हमने सुनी। जिन आक्रामकताओं से लड़ते हुए हमारे नायकों ने अपने अपने देह का दान किया, अपने पूर्वजों तक को, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने पिताजी को, गुरु तेग बहादुर जी को, और अपने 4 लाल को जिन्होंने अपने शीश नवार दिए, उनके राज में सब कुछ ठीक था। ये कह रहे महाराणा प्रताप का संघर्ष कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। ये कह रहे छत्रपति शिवाजी जो है उनकी जो लड़ाई थी वो किस बारे में थी? फिर अगर सब कुछ ठीक था, ये इनको गलतफहमी है। इनको एक तो गलतफहमी नहीं, इनकी ठीक होने की परिभाषा अलग है। इनको एक और बड़ी गलतफहमी है। हाँ। अगर ये गधे पर बैठकर मुगल आए थे, अगर ये मुगलों का पीछा करते हुए गधे पर बैठकर ताशकंद चले भी जाए ना, तो ताशकंद वाले इनको स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं, तुम कन्वर्टेड मुस्लिम हो। ये सऊदी में जाते हैं, इनके साथ क्या व्यवहार होता है? सऊदी में जाते हो, किस प्रकार से तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता है? पाकिस्तान के अंदर अगर मुजाहिर बन गया राष्ट्रपति, परवेज मुशर्रफ जो उनके सेना के प्रमुख थे, उनको भी कहते थे कि ये तो कन्वर्टेड है, ये तो मुजाहिर है। किस प्रकार से यहाँ पर बैठकर यहाँ पर कह रहे मुगलों के राज में सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक करेंगे, एक एक करके सब कुछ ठीक करेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक करेंगे, बिल्कुल। जहां पर गड़बड़ करेंगे, बुलडोजर भी चलेगा, ठीक है, कोर्ट का आदेश भी चलेगा। ठीक है, आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आशीष जी को एक बार मौका दे रहा हूं। आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद में मधु जी आऊंगा आपके। आशीष जी, हमने कुर्बानियां पेश की। देखिए, यहाँ पे सब कुछ बातें हुई, मुगल के शासनकाल में क्या हुआ, औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ, आज में क्या हो रहा है। देखिए, अभी फिलहाल जो बात हुई है कि जिस प्रकार से ये नया बिल आया है, नए बिल आने पे इस तरह का विवादों को सुलझाना, उसको देना निश्चित तौर पर ठीक है। विदु जी और रिजवी, लेकिन मुमताज रिजवी, अरे विदु जी थोड़ी विदु जी एक बार, अभी आशीष जी का टर्न में। जी आप लोग बीच में बोलेंगे, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा, प्लीज बीच में मत बोलिए। आशीष जी, पैसे जमा थे, वो किसके जमा थे? आम आदमी के पैसे थे,
पब्लिक के पैसे थे। आशीष जी, आपको इस मुद्दे पे बोलना है तो आप बोलिए प्लीज, आप समय मत खराब, आपको वक्त पे बोलना है तो बोलिए, आप दूसरी बात पे, दूसरे के लिए मेरे पास समय नहीं है। जी मधु जी। दूसरे के लिए नहीं, आप जिस मुद्दे पे बात करें उसमें कीजिए ना। ठीक है, ठीक है। सपा के प्रवक्ता अशोक यादव जी ने हाथ उठाया हुआ। जी मुकेश जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे वकील साहब और विधु जी दोनों लोग अपुष्ट जानकारियां दे रहे हैं और भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं आपके रिनाउंड चैनल के माध्यम से। इन्होंने कहा विधु जी ने कि कर्नाटक में वक्फ जमीन हड़प रही है। आप ये बताइए, वक्फ के जितनी भी अधिकारियों की नियुक्ति होती है वो सरकार करती है। मैं फिर वही बात कर रहा हूं, तो सरकार जिस अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है वो अधिकारी वहां पे जो जमीन हड़प रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है वहां पे? एक सरकारी संस्था अगर दूसरी सरकारी संस्था की जमीन हड़प रही सबसे पहली बात जी, तो सरकार कर क्या रही वहां पे? और दूसरी बात, अभी वकील साहब ने कहा, मैं तो सोच रहा था, जो अभी मुमताज जी ने कहा कि वकील साहब पढ़ लिख के आए होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रोलर्स की भाषा ये बोल रहे हैं, जो भाजपा के ट्रोलर्स होते हैं, ये कह रहे हैं कि संभल में सपा सरकार ने मुकदमे वापस कर लिए। ये सोशल मीडिया की भाषा बोल रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है सर वकील साहब? कोई प्रूफ नहीं आपके पास। ठीक है, ऐसे हवाई। ठीक है, आपने किया सवाल, मधु जी जवाब देंगे। मधु जी। मुकेश जी, सबसे पहले हमारे अभिन्न मित्र जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के, इनको शायद ज्ञान होगा कि समाजवादी पार्टी ने आतंकवादी का मुकदमा वापस लिया था। हाई कोर्ट ने डांट लगाई थी और उसको गुजरात में आजीवन कारावास हुई है। नोट कर लें, रिकॉर्ड देख लें। ये जो कह रहे हैं सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया नहीं है, कोर्ट का रिकॉर्ड है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश है। और हमारे मित्र कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट है कि मुझे 30 को मरवाना पड़ा, अगर और ज्यादा को मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। आपको याद होगा। बिल्कुल, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ये लोग पढ़ के नहीं आते, दूसरों को कह रहे हैं कि वो पढ़ के नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, कुछ पढ़ के आया कीजिए। जब नेशनल मीडिया पर आइए, उस एक्ट को पढ़िए, एक्ट का डिस्क्रिमिनेशन पढ़िए, एक्ट में संशोधन क्या हो रहा है वो पढ़िए, उससे फायदा क्या है वो पढ़िए, नुकसान क्या हो रहा है। एक जो इसमें 2013 में संशोधन था, जो वक्फ बाय यूज, यानी अगर कभी वक्फ किसी भी चीज के, जैसे ईदगाह मैदान हर एक शहर में होता है, ईदगाह में अगर ईद मनाने के लिए लोग जमा हो रहे हैं तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हुई, क्योंकि वक्फ बाय यूज है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लोग डिस्क्रिमिनेशन था। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। विधु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ 10 सेकंड में। जी, मैं इनकी अशोक जी की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि अशोक जी ने सीधा सीधा आक्षेप लगाया। कर्नाटक सरकार जो है, सिद्धारमैया सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 10 नवंबर 2024 को, 6 महीने भी नहीं हुए, 10 नवंबर को उन्होंने नोटिस जारी करके कहा कि कर्नाटक की 1233 एकड़ जो जमीन है, किसानों की म्यूटेशन हटाकर वक्फ बोर्ड की जाए, जिसके लिए किसान जो है लगभग एक साल से इस पे हमने चर्चा भी की थी। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। मैं रिजवी जी अगर बोलना चाह रहे हैं, मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, अगर कुछ वाइंड अप करना चाहें। जी चलिए, हमारे पास समय की कमी है, शायद रिजवी जी को नहीं कुछ बोलना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रिजवी जी आपका, अशोक यादव जी आपका, आशीष मिश्रा जी आपका, प्रोफेसर विधु रावल जी आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में। लेकिन वक्फ के संशोधन के लिए जो प्रस्तावित बिल, जो आज जो है जेपीसी की जो रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, और जो 13 में जिन संशोधनों को लेकर के आपत्ति जताई जा रही, तो उन सारे संशोधनों को हटा दिया गया है। 14 संशोधन जो बीजेपी, जो एनडीए के मेंबर ने जो प्रस्ताव दिए थे, उन सारे संशोधनों को मान लिया गया है, और विपक्ष ने जो करीब 100 से ज़्यादा दिए थे, उन सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिएगा। मेजोरिटी से 16 और 11 के मेजोरिटी से ये प्रस्ताव जो है पारित हो गया। रिपोर्ट अब है बजट सत्र में। ये रिपोर्ट जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसके बाद वक्फ के कब्जे से जितनी भी जमीन नाजायज तरीके से दावा किया गया है, लिया गया है, उन सभी को मुक्त कराया जाएगा, और उन लोगों को दे दिया जाएगा जिन लोगों से ये ज़मीनें छीनी गई थी किसी न किसी तरीके से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।